प्यारे बच्चों, मेरा नाम है दुर्गेश पांडे और आप देख रहे हैं NKCC यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10 साइंस के बच्चों के लिए कौन कौन से पॉइंट दिमाग में रखने होंगे जिससे वो पेपर को और बेहतर कर सकें। सबसे पहले हम ध्यान दें तो पेपर 70 अंकों का होगा, जिसमें से आपको केमिस्ट्री से 20 अंक, बायोलॉजी से 20 अंक और फिजिक्स में टोटल मिला करके आपको 25 अंक, और प्राकृतिक संसाधन नाम का एक चैप्टर है जो लास्ट में है, आपको उससे 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें कि डिटेल में हर एक सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर्स को पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला चैप्टर्स है रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा है अम्ल क्षार और लवण, तीसरा धातु अधातु, फोर्थ चैप्टर है कार्बनिक यौगिक और लास्ट वाला चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में मुख्यतः रासायनिक अभिक्रियाओं का परिचय, उन्हें कैसे संतुलित किया जाता है और उनके 5 प्रकारों का जिक्र होता है, जिसे मैंने कक्षा में अच्छी तरीके से पढ़ाया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसे अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। अम्ल क्षार में आपको उनके अंतर, उनकी पहचान, आयनों के आधार पर उनका परिभाषाएं, उनके दैनिक जीवन में सामान्य, उनके गुणधर्म, दैनिक जीवन में उपयोग इत्यादि पढ़ना होता है। इसके साथ ही आपको विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण करना, उसका रासायनिक सूत्र और उसके इस्तेमाल को भी याद करना जरूरी होता है। बात करें धातु और अधातु में, तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है, ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आप विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं को बता सकते हैं कि कौन सी अभिक्रिया होगी और कौन सी नहीं होगी। इसके साथ ही धातु क्रम हटा दिया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा, इसे आप नहीं पढ़ेंगे। संक्षारण और उसका निवारण, मुख्यतः धातु और अधातु में अंतर पढ़ना है। इसके अलावा कार्बन की बात करें तो कार्बन में आपको सामान्य कार्बनिक यौगिकों का परिचय, सहसंयोजी बंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन इतने अनेक तत्व कैसे बनाता है, ये समजातीय श्रेणी जैसे एल्केन, एल्काइन आदि, ये सब पढ़ना है। इसके अलावा कार्बन के छोटे मोटे अभिक्रिया जैसे दहन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संकलन प्रतिस्थापन अभिक्रिया इत्यादि। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड दोनों का गुणधर्म और उनके रासायनिक उपयोग, इसके साथ साबुन और अपमार्जकों को पढ़ के जाना है। तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि तत्व को वर्गीकृत करने की शुरुआत कैसे हुई। मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, उनके गुण, उनके दोष और उनमें संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धातु और धातुओं की स्थिति इत्यादि पढ़ के जाना है। बात करें जैव जगत में, तो मुख्यतः आपको इसमें से जैव प्रक्रम नाम का एक चैप्टर होगा, प्रजनन नाम का होगा और अनुवांशिकता और जैव विकास, ये 3 चैप्टर पढ़ने होंगे। इसके साथ ही प्राकृतिक घटनाएं फिजिक्स में आ जाएगा यहाँ से। तो हम बात करें बायोलॉजी में, तो जैव प्रक्रम में आपको सभी सजीव और पौधों में, सजीवों में और पौधों में, जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, इन सब के चित्र, सामान्य क्रियाविधि और इसके सामान्य प्रश्नों को देख के जाना होगा। प्रजनन बात करें तो जंतुओं और पौधों में प्रजनन, लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार पढ़ना है। पुष्प में अलैंगिक जनन, मनुष्यों में अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में बात करना है। इसके साथ ही हमको STD भी पढ़ के जाना है। STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जैसे HIV एड्स, गोनरिया और सिफिलिस। इसके अलावा जनन स्वास्थ्य पढ़ना है और जनसंख्या नियंत्रण की विधियाँ पढ़नी है। आनुवंशिकता में सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंडल के योगदान और मेंडल का एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने मटर के पौधे पे किया था। इतना पढ़ने के बाद आपको फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको 2 प्रकार प्राकृतिक घटनाओं में अपवर्तन और परावर्तन पढ़ना है। अपवर्तन में आप दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण, उससे प्रतिबिंब का बनना, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, फोकस दूरी आदि की परिभाषा है। परंतु ध्यान दीजिएगा, इनका कोई निगमन नहीं पूछता है, आपको सिंपल फार्मूला याद रखना है जिस पे न्यूमेरिकल आता है जो आप कर सके। इसी प्रकार आपको लेंस के लिए अपवर्तन पढ़ना है, अपवर्तनांक पढ़ना है, गोलीय लेंस द्वारा अपवर्तन, जो सिंपल ऐसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं उसका अपवर्तन इत्यादि पढ़ना है, और प्रिज्म पढ़ना है। नेत्र, मानव नेत्र हटा दिया गया है, इसे आप नहीं पढ़ेंगे और न ही नेत्र दोष पढ़ेंगे। गोली दर्पण और लेंसों का उपयोग भी आपको नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिए, मानव नेत्र लेंस के कार्य आपको नहीं पढ़ने हैं। प्रिज्म पढ़ना है और प्रकाश का अपवर्तन और प्रकाश का विक्षेपण, ये दोनों देख कर जाना है। जिसमें कई सारे अनुप्रयोग हैं, जैसे आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है, वायुमंडल न होने पे आकाश काला क्यों दिखाई देता है।
साथ ही साथ बात करें तो आपको अब पढ़ना है विद्युत धारा का उपयोग। विद्युत धारा के उपयोग में सबसे पहले आप पढ़ेंगे धारा क्या होती है, विभव क्या होता है और ओम का नियम जो कि धारा और विभव में संबंध बताता है। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोधकता और वे कारण जिन पे प्रतिरोध निर्भर करता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रतिरोध लंबाई पर, तार के क्रॉस सेक्शन एरिया पर और प्रतिरोधकता इत्यादि पे डिपेंड करता है। प्रतिरोधों का श्रेणी का संयोजन और समानांतर संयोजन पढ़ के जाना है। उसका उसमें प्रभाव पी, वी, आई और आर में संबंध पढ़ के जाना है। इतना कर लें तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताऊंगा जिन्हें आपको ध्यान रखना है और एग्ज़ाम से पहले ज़रूर से कर लेना है। तो मैं आपको 4 स्टेप बताता हूँ एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाने के लिए। फर्स्ट स्टेप है कि आप अपने नोट से या फिर बुक से जितना हो सके उतने छोटे शॉर्ट नोट बनाएं। उन नोट्स को 2 बार 3 बार रिवाइज कर लें एग्ज़ाम से पहले। नेक्स्ट स्टेप आपका होगा पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करें, जिससे आपको कुछ आइडिया मिल जाएगा कि प्रश्नों को कैसे यूज करना है। और चौथा स्टेप है कि आप उन महत्वपूर्ण फार्मूले और चित्रों को दोबारा से देख लें जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ताकि आप फार्मूले और चित्र को अच्छी तरीके से बना सकें। अब हम बात करें एग्ज़ाम में क्या नहीं करना है, तो भाई इस बात को ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम में जो पूछा जाए केवल वही लिखें। अनावश्यक लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं। और शुरुआत में वहीं से स्टार्ट करें जहां से प्रश्न पूछा गया है। जैसे प्रतिरोध के बारे में पूछा गया है तो शुरुआत प्रतिरोध से ही होनी चाहिए, न कि विद्युत धारा, विभव इत्यादि से। इससे एग्जामिनर गुस्से में आकर नंबर काट सकता है। नेक्स्ट, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे चित्र बनाकर ही अपने उत्तर को समझाएं। खास करके बायोलॉजी में आपको चित्र बनाना अति आवश्यक होता है। फिजिक्स में लेंस और दर्पण के चित्र बनाना भी बहुत ज़रूरी होता है। ज़्यादा लिखने में समय व्यर्थ न करें, क्योंकि हर प्रश्न को आपको हल करने होते हैं। इसीलिए सभी प्रश्न को देखें और सभी के उत्तर निश्चित समय में ज़रूर दें। नेक्स्ट बात करें तो कोई भी चिट या फिर सादा कागज़ आप लेकर न जाएं, ताकि अनावश्यक रूप से आप परेशान न हों। एग्ज़ाम के एक रात पहले बहुत ज़्यादा न पढ़ें, जिससे आपको थकान होगा और एग्ज़ाम में पढ़ा हुआ कुछ भी याद नहीं आएगा। अगर आप समय से सिलेबस पूरा नहीं कर पाते हैं तो आप किताब से कोई भी 6 आसान चैप्टर ढूंढें और उन्हें खूब रिवीजन करें, पा सकें। अब बात करते हैं एग्ज़ाम में और आपको कौन सी फालतू चीज़ें नहीं करनी है। मैं आप जैसा कि स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कुछ एग्ज़ाम पेपर हैं, तो ऐसी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में कदापि नहीं लिखनी है। जैसे इस किसी बच्चे ने यहाँ पे विज्ञान चालीसा आदि लिख दिया है। टीचर ऐसी चीज़ों को देख करके काफ़ी क्रोधित हो जाते हैं, जिससे आपके सही प्रश्नों को भी वो काट देते हैं। यहाँ पे किसी ने सर को निर्देश देते हुए लिख दिया है, प्लीज़ सर नंबर देने की कृपा करें। ऐसा करने पर वो कृपा नहीं करेंगे, उल्टे आपका नंबर काट दिया जाएगा। इसी के साथ हम अब अलविदा लेंगे। आशा करते हैं कि आप एग्ज़ाम में अपना सबसे बेहतर देंगे। आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।